नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी संविधान की चौथी क्लास में। हम इससे पहले 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं संविधान के। आज हम 15 क्वेश्चन को और करने वाले हैं, तो हमारे टोटली क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और ये आपको बहुत ही काम के साबित होने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक है। किस ढंग से मतलब किस तरीके से की गई। ऑप्शन है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, कार्यपालक आदेश द्वारा या फिर संसदीय विधान द्वारा। तो इसे किया गया था संवैधानिक संशोधन के माध्यम से परिवर्तित, जो कितनी थी 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर कितना कर दिया गया 18 वर्ष कर दिया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहती है। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, तो संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाया गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 1989 में हटाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से इसे कहा जाता है अनुच्छेद 26 में, ठीक है। जो कितना था, जो कितने वर्ष थी 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से हटाकर इसे कितना वर्ष किया गया 18 वर्ष किया गया, ठीक है, राजीव गांधी के समय। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 के अधीन किया गया है। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, 368 में। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी परिवर्तित की जाती है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन सबसे काम की चीज़ है आपकी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे, ठीक है। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं लगातार। ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, तो ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, ना कि राष्ट्रपति, ठीक है। जाकिर हुसैन साहब नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 कार्यकाल के लिए बने थे, 1952 से 57 और 1957 से 62, ठीक है। 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो 2 बार बनने वाले भी और लगातार 2 बार बनने वाले भी, ठीक है। अगर केवल पूछे कि 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लगातार पूछे तो भी यही आएगा, ठीक है। इनके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने हैं अलग अलग कार्यकाल में भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहे। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति बने थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो राधाकृष्णन जी उस समय उपराष्ट्रपति थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए। वर्तमान उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी भी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी क्वेश्चन जो है उस समय का है तो थोड़ा पुराना है। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी है, लेकिन हमीद अंसारी भी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ध्यान रखना। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पद भी आसीन हुए थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो आने वाले समय में राष्ट्रपति बने, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है।
डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए मृत्यु भी इनकी हुई थी, और यही पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, और पहले मुस्लिम भी। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था, या नहीं थे, था नहीं थे? आई के गुजराल, एस एल बहुगुणा, जयललिता, एस एन बहुगुणा। ठीक है, तो हम सब नेता को तो पहचाने ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हम जान सकते हैं। आई के गुजराल साहब, ठीक है। इसके अलावा गुजराल साहब हमारे प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद एस एल बहुगुणा, जयललिता या एच एन बहुगुणा। तो एस एल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, एच एन बहुगुणा कौन है इनको देखना पड़ेगा, लेकिन एस एल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा जी जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस एल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे। एस एल बहुगुणा महान पर्यावरणविद थे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। उत्तराखंड में जब ठेकेदार वन काटने आते थे तो आदिवासी पेड़ से चिपक कर, ठीक है, ऐसा करने से रोकते थे। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? मतलब किस सदन में, लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में, किस में अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है सरकार के खिलाफ तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ऑप्शन है हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लोकसभा में। ठीक है, किस में अविश्वास प्रस्ताव किस में आता है? लोकसभा में आता है, और अगर वो पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, सरकार गिर जाती है। व्याख्या है, लोकसभा में यदि बहुमत से सरकार विरोधी अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा जनता का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोग लोकसभा में जाते हैं। इस कारण इस सदन में बहुमत कभी भी खोने पर सत्ताधारी दल को त्यागपत्र देना पड़ता है। सत्ताधारी दल को राज्यसभा में बहुमत होने या नहीं होने पर सरकार नहीं गिर सकती। तो राज्यसभा में अगर किसी भी पार्टी का किसी भी पार्टी या सरकार का बहुमत हो या नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है। वाजपेयी सरकार एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, वाजपेयी सरकार एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो लोकसभा में विश्वास मत खो दिया था। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव नेहरू के विरुद्ध लाया गया था जो पारित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? कौन सा मूल अधिकार है ना, सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके समता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सूचना का अधिकार। तो ये नहीं है, कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार आपका 14 से 18 चलता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 चलता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में चलता है, 23 से 24 में चलता है। सूचना का अधिकार ये कब आया था? तो ये आया था 2005 में, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा इसे लागू किया गया था। सूचना का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार जिसे मौलिक अधिकार की तरह न्यायालय ने माना है। ठीक है, इसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। सूचना का अधिकार स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, गरिमापूर्ण वातावरण में जीना, स्वच्छ जल एवं और वायु प्रदान करना मौलिक अधिकार की तरह है। ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, 2005 में लागू किया गया था। वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1946 2 सितंबर 1946 को
भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है या अंतरिम कैबिनेट का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे या उस सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के या पहली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालाचारी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट का गठन होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम कैबिनेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पंडित नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके बाद 6 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया था। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पर 6 आता है, इसके 2 आता है, 6 नहीं। 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने सरकार में सबसे बड़ी बाधा डाली थी। ठीक है, लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी 1950 में हत्या कर दी गई थी। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और अपने कौन बने थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, किस भाग में, 4A, 4B, 5 या फिर 4। ठीक है, तो किस भाग में किए गए हैं, 4A में। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, जो कितने हैं, वो है आपके 10। ठीक है, कितने हैं, कर्तव्य कितने हैं, तो 10 हो जाएंगे। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 का या फिर ए। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, समिति कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी थी। ठीक है, सिफारिश कितने की थी, 8 की। जोड़े कितने थे, 10, यहाँ पर है 10। ठीक है, कितने, 10। अनुच्छेद कौन सा, 51। संविधान संशोधन किसके द्वारा जोड़े गए थे, 42वें। समिति कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में। सरकार किसकी थी, तो इंदिरा गांधी की। संविधान के भाग 4A के अधीन मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। मौलिक कर्तव्य के अधीन राष्ट्रीय आदर्शों, प्रतीकों और संस्थाओं का आदर करना है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है, देश के गौरवपूर्ण सरकारों स्मारकों, ठीक है, पूर्ण स्मारकों एवं संस्कृति को बनाए रखना है। राष्ट्रीय गीत, गान, झंडा और देश को प्रेरित करने वाले तत्वों को बनाए रखना है। देश के सतत विकास में सहयोग करना है। भाईचारा और सद्भावना के द्वारा एकता स्थापित करना है। वैज्ञानिक और ज्ञानार्जन करने वाले वातावरण बनाए रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस से नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दे रखें कि कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूपेण इनकी व्याख्या हमने नहीं की है। देश की उन्नति एवं विकास में सहयोग देना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नदी, झील, वन, पर्यावरण एवं जीव की विविधता एवं संरक्षण प्रदान करना है आदि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इन कुछ तत्वों को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित होता है या ये किया गया है? तो पंचायती राज विषय संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो ये आएगा इसका सही आंसर, राज्य सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और पंचायतों को कितने विषय दिए गए राज्य सूची के अंतर्गत? जो पंचायत को विषय दिए गए वो कितने? 29। कितने विषय? 29 विषय पंचायत को दिए गए हैं और नगरीय निकाय को 18 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची में है। पंचायती राज व्यवस्था में भाग 4 में गठन करने का राज्य को निर्देश दिया गया है, जो हम पढ़ते हैं किसमें? नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य को गठन करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में, जो गांधीवादी माना गया है। 73वें संविधान संशोधन कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नवा भाग का जोड़कर अनुच्छेद 243 के अधीन अनेक अनुच्छेद जोड़े गए हैं। भारत में पंचायती राज गांधी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, गांधी जी के किस पे? ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पर आधारित है। भारत में स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। 1884 में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था और भारत में पहली बार
जो स्थानीय स्वशासन है उसके साक्ष्य किस साम्राज्य में देखने को मिलते हैं? तो चोल साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था परांतक। उसका एक उत्तर मेरूर अभिलेख है जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी भारतवर्ष में मिलती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, सही बात है, नहीं होती, लेकिन कुछ जगह पर होती है और कुछ जगह पर नहीं होती। तो पूछा कहाँ गया है, कहाँ पर अनुमति नहीं होती? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के तो होती है, भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, किसी भी न्यायालय में नहीं होती है, लेकिन कुछ छूट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय में, ठीक है, उस उच्च न्यायालय में जिससे वहाँ सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, अन्य उच्च न्यायालय में वो कर सकता है। अन्य, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ अन्य उच्च न्यायालय में, अगर मध्य प्रदेश से कोई रिटायर होता है तो वो मध्य प्रदेश के उसी न्यायालय में क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता, लेकिन अन्य उत्तर प्रदेश या किसी और में जाके कर सकता है। भारत के किसी भी न्यायालय में, अब किसी भी न्यायालय का, तो यहाँ पर अन्य उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में तो कर सकता है, वहाँ पर उम्र का अंतर आपको देखने को मिलेगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति उस उच्च न्यायालय में जिसमें वहाँ सेवानिवृत्त हुआ है नहीं है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के अधीन होता है। तो उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद में है? 214 में। और सर्वोच्च न्यायालय का किस में है? तो 124 में। आप अधिकतर जगह देखोगे राज्य और केंद्र के बीच में 90 का अंतर देखने को मिलेगा। 90 अनुच्छेदों का अंतर, 90 से 100 के बीच का आपको अंतर हमेशा देखने को मिलेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते आदि सुविधा उस राज्य से मिलता है जिस राज्य में वह कार्य करता है, मतलब उस राज्य की किससे? संचित निधि से। यदि उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो उस राज्यों से वेतन प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ये वाला क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद कल या परसों की जो हमारी पिछली क्लास थी, उन दोनों क्लास में से किसी क्लास में ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। ठीक है, या फिर व्याख्या में आया हुआ है। उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संसद, या फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ठीक है, तो दोनों नहीं करते, उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 71 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर, मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर उस राज्य में शासन कौन देखता है, कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। कौन देखता है? राज्यपाल। राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राज्य में राज्यपाल शासन करता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। मतलब संविधान के अनुसार कोई राज्य सरकार उस राज्य को चलाने में अगर विफल होती है तो वहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल किसकी घोषणा करता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वस्तुतः राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। जम्मू कश्मीर में 6 माह राज्यपाल शासन लागू होता है, फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, इसके बाद है राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर ही लागू होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर ही लागू होता है। एक ही चीज़ 2 बार दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 19 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 को। तो पारित होने की बात हो रही है, लागू होने की बात नहीं हो रही है। मतलब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, अंगीकार किया गया था। लेकिन लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। व्याख्या, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से 26 नवंबर को पारित कर दिया, मतलब इस पर हस्ताक्षर किया। तो संविधान
सभा के कितने सदस्यों ने 26 नवंबर को अंतिम रूप से इस पे साइन किए थे? तो 284 सदस्यों ने इस पे साइन किए थे 26 नवंबर 1949 को। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। ठीक है, कितने सदस्य बचे थे? तो 299 सदस्य बचते। टोटली अगर बात करें हम कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 389। ठीक है, कितनी थी? 389। तो लगभग कितने 90 सदस्य आपके क्या होंगे, चले जाएंगे। तो कितने बचेंगे? 290। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी 299 सदस्य बचेंगे। तो पाकिस्तान के विभाजन के बाद कितने सदस्य जाते हैं? तो ये जाते हैं आपके 90 सदस्य कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान चले जाते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? ठीक है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिट की व्यवस्था नहीं की गई है? तो कौन सा वाला रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जाता है या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जाता? व्यादेश, निषेध, परमादेश या प्रतिषेध? तो निषेध भी होता है, परमादेश भी होता है, प्रतिषेध भी होता है, व्यादेश नहीं होता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर? व्यादेश। भारतीय संविधान में व्यादेश रिटों की चर्चा नहीं है। अनुच्छेद 32 के अधीन 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, जो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। परमादेश, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और अधिकार पृच्छा, ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, और यही अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय में केवल मौलिक अधिकार के हनन पर रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय केवल किस मामले में रिट जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार के हनन के मामले में, जबकि उच्च न्यायालय अन्य अधिकार के हनन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? गांधीवादी सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में समाविष्ट है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर चीज़ों को आपने डिटेल में पढ़ रखा है तो इसका आंसर आसानी से आ सकता है, और अगर नहीं पढ़ा है तो समस्याएं तो होने वाली है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43 ऐसे कुछ अनुच्छेद है जिनमें गांधीवादी सिद्धांत को शामिल किया गया है। गांधीवादी दर्शन संविधान के भाग 4 में मिलता है। अनुच्छेद 40 ग्राम सभा की गठन की चर्चा करता है। गांधीवादी विचार का दर्शन अनुच्छेद 40 में मिलता है। गांधी जी के विचार राम राज्य की अवधारणा पर आधारित थे। राम राज्य एक कल्पना मात्र है। कुटीर उद्योग एवं ग्राम खादी उद्योग पर गांधी जी ने बल दिया है, और इसका उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 43 में। ठीक है, किस पे? अनुच्छेद 43 में आपको ये देखने को मिलेगा। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। संविधान के अधिनियम के समय निम्न में से किस आदर्श को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान के अधिनियम के समय मतलब जब संविधान बनकर तैयार हो गया था या लागू हो रहा था, उस समय निम्न में से कौन सा तत्व भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? समानता, न्याय, समाजवाद या फिर स्वतंत्रता? ठीक है, ऑप्शन है आपके समानता, न्याय, समाजवाद या स्वतंत्रता। तो समाजवाद को शामिल नहीं किया गया था। इसे कब शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन 1942 के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा 2 शब्द और कौन कौन से शामिल किए गए थे? अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द और शामिल किए गए थे। और एक कौन सा है हमारा? समाजवाद। समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 1976 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार संशोधन हुआ है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है क्लास सबको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें।